हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी जो अपनी नियमित क्लास ले रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी क्लासें अटेंड करते रहें, अपने समय का सही उपयोग करें। जो समय हमें मिला है उसका दुरुपयोग न करें। और बाकी आप समझदार हो कि समय की कीमत क्या है आपके लिए। देखो, अगर किसी ने कहा ना, जो समय हमें मिला है उस समय का ही उपयोग करो, उसे ही अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगर अच्छे समय की तलाश करोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, बाकी वो समय आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। है उसको बेटर बनाओ, उसी में हमारी सफलता है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इसी अध्याय में एक पॉइंट जो है मत्स्य संसाधन, मत्स्य व्यवसाय कह लीजिए, इसके बारे में। आप सभी जानते हैं, हालांकि हमारे ग्रामीण परिवेश में जहां तटीय इलाका आसपास नहीं है, समुद्री क्षेत्र है नहीं, अगर समुद्री क्षेत्रों में जाएंगे, तटीय क्षेत्रों के आसपास, तो जरूर वहां पर जो ज्यादातर लोग हैं वो मछलियां हैं खाने वाले आपको मिलेंगे। हमारे शुष्क क्षेत्रों में ये व्यवसाय इतना विकसित नहीं है, न के बराबर है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मत्स्य उद्योग या मत्स्य व्यवसाय क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लोग हैं वो अपने खाद्यान्न के रूप में या खाने के रूप में मछलियों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे चिकन वगैरह, मटन वगैरह का उपयोग ज्यादातर देखने को मिलेगा, ये नहीं, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में, द्वीपीय क्षेत्रों में। तो मत्स्य उद्योग भारत में भी बात करें या विश्व स्तर पे बात करें तो काफी अच्छा विकल्प है, रोजगार का भी काफी अच्छा सोर्स है, और खाने के लिए काफी एक अच्छा संतुलित और पौष्टिक आहार हमें प्राप्त होता है। किससे? मछलियों से। मछलियों से कौन सा? पौष्टिक, प्रोटीन युक्त हमें आहार प्राप्त होता है, जिससे हम कुपोषण से शिकार होने से बचते हैं। बहुत ही अच्छा आहार मछलियों से हमें मिलता है। वो अलग बात है कि हम नहीं खाते, या फिर हो सकता है खाने वाले भी हों। तो प्रोटीन युक्त आहार हमें महत्व की बात करें कि क्या महत्व, आखिर कोई चीज है तो उसका उपयोग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है वो चीज, क्या करते हैं उस चीज का, ये हमारे माइंड में विचार जरूर आते हैं। तो हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है। आप इसी तरीके से हिंट्स तैयार कीजिए, अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा, अगर ये लिखा हुआ है, आपको ये लाइन ध्यान में है तो पूरी लाइन ही आपको पता है क्या कहना चाह रही है इस लाइन के माध्यम से, कि प्रोटीन युक्त आहार प्राप्त होता है जिससे हम कुपोषण के शिकार होने से बचते हैं। देखो, आहार प्रोटीन युक्त होगा तो कुपोषित नहीं होंगे। दूसरा, आपको पता है मत्स्य उद्योग हम भी कृषि करते हैं, उसमें काफी सारी अधिकांशतः फसलें वो उगाते हैं जिसका हम व्यापार करें, जिसे बेच सके, निर्यात कर सके, जिससे हमें आय की प्राप्ति हो। तो लोग सिर्फ खाने के लिए मछलियां नहीं पकड़ते, बल्कि क्या करते हैं, उनका संग्रह करते हैं, फिर बेचते हैं बाजारों में। और इंडियन मार्केट में नहीं, बाकी विदेशों में भी क्या किया जाता है, इनका निर्यात किया जाता है। तो जब हम मत्स्य व्यवसाय को बड़े स्तर पर करते हैं तो उन मछलियों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। निर्यात से हमें क्या प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो देश में आय है उसका स्तर बढ़ेगा। अगर विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो व्यापार संतुलन में सहयोग करेगा। व्यापार संतुलन आप जानते हो, तो संतुलन किसी भी चीज का, अगर हम बेचते भी है तो खरीदते भी होंगे, तो उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार काफी अहम होता है किसी भी देश के लिए। तो व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? आयात और निर्यात का जो अंतर होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल। प्रतिकूल और अनुकूल कैसे? अगर आपका निर्यात मूल्य, निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना, आयात आया कब आएगा, जब हम खरीद के लेके आएंगे। अगर आपका निर्यात मूल्य आयात से अधिक है
तो हमारा व्यापार संतुलन कैसा होगा, हमारे लिए अनुकूल होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बेचते ज्यादा पैसे का है, खरीदते कम पैसे का है, तो कैसा होगा, अनुकूल होगा। वहीं अगर हमारा निर्यात मूल्य कम है जबकि आयात मूल्य अधिक है, तो व्यापार संतुलन क्या होगा, हमारा प्रतिकूल होगा। ये भी याद रखना। तो व्यापार संतुलन में सहायक है विदेशी व्यापार जो करते हैं मत्स्य व्यवसाय से, या मछलियों को जो विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होती है, 2 नंबर। तीसरा, अगर हम मत्स्य को उद्योग के रूप में अगर उसका विकास कर रहे हैं तो काफी सारे श्रमिक, उसके ऊपर काम करने वाले लोग, इसके अलावा अन्य सारे काफी व्यवसायों का क्या होगा, सर्जन होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार प्राप्त होता है। सहायक व्यवसाय, सहायक व्यवसाय कैसे, केवल व्यक्ति एक से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप मत्स्य उद्योग आपने स्थापित किया है, काफी बड़े फार्म के रूप में, या तालाब आपने बनाए हैं, उन तालाबों में आपने मछलियां जो रखी हुई है उनकी देखरेख करने वाला, उसको रोजगार मिला। इसके अलावा आप मछलियों को पकड़ने के लिए जाल जो है उसका उपयोग करते हैं, तो वो बनाने वाले, उनको रोजगार मिला है। उसका समुद्री क्षेत्रों में मछलियों को पकड़ने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, तो नाव बनाने वालों को। इसके अलावा नाव जिस लकड़ी या जिस आयरन से, जिस धातु से बनी है, उस उद्योग को भी क्या मिला, विकास हुआ उसका भी। तो काफी सारे सहायक उद्योग। इसके अलावा आप देखोगे अगर उनका संग्रहण के अंदर गोदाम की जरूरत पड़ेगी, बड़े स्तर पर अगर मत्स्य पालन हो रहे तो गोदामों का विकास होगा। इसके अलावा उनको सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडारों की जरूरत पड़ेगी, तो उनका भी क्या होगा, विकास होगा। उसके माध्यम से भी काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो काफी सारे सहायक व्यवसायों का क्या होता है, विकास होता है, जिससे अन्य काफी सारे लोगों को क्या प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो ये भी याद रखें कि प्रोटीन युक्त आहार की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है, हमारे व्यापार संतुलन में सहायक है, रोजगार वृद्धि या रोजगार की प्राप्ति हुई है काफी सारे लोगों को। इसके अलावा काफी अन्य सहायक व्यवसायों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण अन्य लोगों को भी क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना महत्व हो जाएगा किसका, मत्स्य संसाधन या मत्स्य उद्योग का। क्या आपको याद करने में कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ आपको एक बार सोचना है, देखो उद्योग है तो उद्योगों से लोगों को रोजगार तो मिलता ही है, विदेशी मुद्रा अगर निर्यात करेंगे तो मिलेगा, निर्यात मूल्य में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी, भारत की जो इनकम है, आय है, प्रति व्यक्ति आय, उसमें भी वृद्धि होगी अगर भारी मुद्रा अधिक होगी। तो अन्य जो सहायक कोई भी चीज ले लीजिए, हम कृषि करते हैं, अनाज बोते हैं, तो अन्य लोग सहायक व्यवसायों का सर्जन नहीं होता है। कैसे, हम परिष्कृत बीज लेके आते हैं, किसी और ने बनाया, वहां से लेके आए, उसमें दवाइयां वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, लेके आते हैं किसी दुकानदार से, वो भी हमारे पे आश्रित हो गए। अगर खेती नहीं होती तो वो दवाई क्यों लेके बैठता बाजार में। ट्रैक्टर है और काफी सारी ऐसी चीजें जो काफी अन्य लोगों को उससे संबंधित जो चीजें हैं उनको भी उससे क्या प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो ये तो हो जाएगा इंपॉर्टेंस। आगे बात करें कि आखिर चलो ठीक है, मत्स्य उद्योग का कोई ना कोई तो महत्व है, खाने में के रूप में इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा इससे तेल निकाला जाता है, खाद बनाई जाती है, वो भी काफी उपयोगी है, इसमें आप याद रखना। फिर हम ये देखेंगे कि आखिर मछलियां हमारे यहाँ रेगिस्तान में तो है नहीं, मिट्टी में हमने देखा नहीं, ना कभी बीज बोते हुए देखा, कभी यूं देखा कि ये देखो मछलियों की फसल, सभी जानते। तो कैसे स्थान होंगे वहां जहां क्या मिलेंगी, आपको मछलियां मिलेंगी, कैसे क्षेत्र चाहिए, क्या सुविधाएं उनको चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं कि मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं क्या है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे मत्स्य उद्योग या मत्स्य व्यवसाय किया जा सकता है। तो हम देखेंगे 3 पॉइंट इसमें। पहला है छिछले समुद्र। छिछले समुद्र यानी महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट अगर आपने देखा होगा
ये इंडिया है जैसे हमने, तो ये तट मान लीजिए, ये वो इलाका मान लीजिए कि इस समुद्र और स्थल दोनों के बीच का जोन है, किनारा जो है, इस स्थलीय किनारे से अगर समुद्र की तरफ जाएंगे हम तो देखेंगे कि वो क्षेत्र, यहाँ पे समुद्र में आपने कभी ऐसा नहीं है कि सीधा स्लोप है, धीरे धीरे काफी निम्न 1 से 3 डिग्री, क्या लगभग 1 से 3 डिग्री की ढाल यहाँ पर पाई जाती है। तो आप काफी सारी दूरी तक क्या कर सकते हो, जा सकते हो उस जल में, क्योंकि धीरे धीरे ढाल थोड़ी थोड़ी नॉर्मली बढ़ती जाती है। आगे जाके आप लगभग 75 किलोमीटर बाद ढाल प्रवणता उसकी 5 डिग्री तक हो जाती है। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय नीतल मैदान, इस तरीके से इसका वो काफी आगे की बात है। तो आप देखोगे इस तटीय इलाके के पास लगभग यहां इस इलाके में आप जाओगे तो कितनी 100 फेदम, कितनी 100 फेदम, लगभग 600 फीट तक आप देखोगे। तो वहां पर यहां आप क्या देखोगे कि सूर्य की किरणें इस गहराई में 100 फेदम की गहराई तक आसानी से पहुंच पाती है। उसके बाद ज्यादा गहराई हो जाएगी तो सूर्य की किरणें उस जल में प्रवेश नहीं कर पाती। तो वहां पर अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो वहां पर जीव जंतु, कीटाणु, बैक्टीरिया वगैरह का विकास नहीं होगा। शैवाल, काई जैसी जो खाद्यान्न है मछलियों के, उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए छिछले जो कम गहरे समुद्र है तट के आसपास 100 फेदम की गहराई तक, वहां पर सर्वाधिक मछलियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि गहराई जल की कम है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच पाता है, जिससे काफी सारे कीटाणु, बैक्टीरिया, काई जैसे, शैवाल जैसे वहां पर उनके खाद्यान्न जो है वो आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। तो 1 नंबर अपना पॉइंट हो जाएगा। कैसे क्षेत्रों में? छिछले समुद्र या तटीय क्षेत्रों में हमें क्या मिलेंगे? मत्स्य क्षेत्र देखने को मिलेंगे, मछलियां देखने को मिलेंगी। दूसरा पॉइंट कौन सी जगहों पे? नदियों के मुहाने। मुहाने मतलब वो क्षेत्र जहां पे नदियां क्या करती है, अपना समुद्रों में जल उड़ेलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा क्षेत्र, गंगा नदी आई, यहाँ पे तट था, यहाँ पे अपना जल डालेंगे तो इसके पास आपने देखा होगा डेल्टा का निर्माण करती है। तो काफी सारा अपने रास्ते में आने वाले कचरे वगैरह को ये यहाँ पर लाकर क्या कर देती है, समुद्र के किनारे इकट्ठा कर देती है। उस कचरे, उस गंदगी के ढेर में काफी सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, जीवाणु, कीटाणु, प्लैंकेट्स, आपने नाम सुना होगा प्लैंक्स, इनका क्या होगा, विकास होगा। और ये मछलियों के मुख्य आहार है। प्लैंक्स जो है वो मछलियों का मुख्य आहार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो प्लैंक्स वगैरह यहाँ पे पनपेंगे इस मुहाने पर, उस कचरे में, उस गंदगी में, उस गाद में। तो वहां पर मछलियां क्या करेंगी, उनको खाने के लिए आएंगी। अगर खाद्य सामग्री है तो जाहिर सी बात है वहां पे मछलियां जरूर मिलेंगी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नदियों की मुहाने आपको देखे, जैसे गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती जैसी बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने जहां पर है, वहां पर भी आपको मछलियां पर्याप्त मात्रा में या काफी संख्या में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे क्षेत्रों में भी मत्स्य व्यवसाय किया जाता है या मछलियों को व्यवसायिक तौर पर पकड़ा जाता है। तो नदियों के मुहाने हो जाएंगे। तीसरा, ठंडी व गर्म जल धाराओं का मिलन स्थान। ऐसा क्षेत्र जहां पे दो अलग अलग तरह की कंडीशंस, एक तरफ से ठंडी जलधारा, एक तरफ से गर्म जलधारा, आपको इनके बारे में बताना थोड़ा सा आगे हम क्लासें करेंगे, उसमें इन चीजों की चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सब चीजें क्लियर होती है तब पढ़ने में बहुत आनंद आता है। आप देखते हो ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी अगर हम ग्लोब बनाएं, इसके यहाँ पर ये उष्ण कटिबंध 23.5 से 23.5 अक्षांश और रेखाओं के बीच, करक और मकर रेखाओं के बीच ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो जल क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। और आपको पता है जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित होता रहता है। जो वायु है या चक्रवातों के वेग की वजह से, या फिर गर्म और ठंडा होने की जो अंतर है उसकी वजह से, या वर्षा के कारण जहां पे जल ज्यादा होगा तो वो निम्न क्षेत्रों की ओर या ढलान वाले क्षेत्रों की ओर जल क्या होता रहता है, इधर उधर पूरे समुद्रों में प्रवाहित धारा के रूप में बहता रहता है।
तो वो दो तरह की धाराएं हमने देखी, गर्म और ठंडी। अब आप ये बताओ, यहां पर अगर गर्मी अधिक रहती है तो ये जल ज्यादा जल्दी गर्म होगा, तो यहां जो धाराएं प्रवाहित होंगी वो कैसी धाराएं, गर्म जल धाराएं होंगी। उसी तरीके से अगर हम ध्रुवों को ले लें, जहां पे बर्फ जमी रहती है, काफी ज्यादा ठंड रहती है, तो इन क्षेत्रों में जो धाराएं प्रवाहित होंगी वो कैसी होंगी, ठंडी धाराएं। कैसी, ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होंगी। जब ये गर्म और ठंडी जल धाराएं, इधर से सपोज कीजिए ये ठंडी जल धाराएं आएगी, ध्रुवों की ओर से अगर कोई धारा आ रही है, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोई जल धारा जा रही है तो वो कैसी होगी, गर्म होगी। जब ये दोनों जल धाराएं मिलेंगी, गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलेंगी, तो यहां पर मछलियां ऐसे क्षेत्रों में क्या मिलेंगी आपको, सर्वाधिक देखने को मिलेंगी। काफी सारे जीव जंतु वहां पर विकसित होते हैं जिसको खाने के लिए मछलियां वहां पर मिलेंगी आपको। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, उन स्थानों पर सर्वाधिक मछलियां देखने को मिलेंगी। और ऐसी कंडीशन जहां विकसित होगी, वहां पर मछलियां जो पानी के अंदर है वो क्या आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, जिसको पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ऐसे क्षेत्र मुख्यतः विश्व में आपने नाम सुना होगा, डागर बैंक, ग्रांड बैंक जो है वो ऐसे क्षेत्र है जो विश्व के बड़े मत्स्य क्षेत्र है। कौन कौन से, आपने ग्रांड बैंक नाम सुना होगा जो उत्तरी अटलांटिक में है, ग्रांड बैंक। इधर डागर बैंक जो उत्तरी सागर इंग्लैंड के पास, डागर बैंक। हमने उत्तरी अमेरिका को जो देखा, इसके इस पास अलास्का के कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में जो अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक, यहां से आप देखोगे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है। नीचे से आप देखोगे गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा आती है। इनका मिलन स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर एक मत्स्य संग्रहण क्षेत्र बनता है, उसका नाम क्या दिया गया है, ग्रांड बैंक। वैसे ही यहाँ पे हम यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड वगैरह दर्शा रखा था, नॉर्वे जो है इसके आसपास उत्तरी सागर है यूरोप महाद्वीप में, यहाँ पर एक क्षेत्र है मत्स्य पकड़ने का, वो है डागर बैंक के नाम से जाना जाता है। तो वो हमसे नहीं पूछा जाएगा सीनियर बेस में। तो यहां तक हमने बात की कि मत्स्य उपलब्धता के लिए अनुकूल दिशाएं क्या है। एक तो छिछले समुद्र, कम गहरे समुद्र, तटीय क्षेत्रों में। दूसरे, नदियां जहां पे जल डालती है, नदियों के मुहाने हो जाएंगे। तीसरा, गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलती है, ऐसे क्षेत्रों पे आपको क्या मिलेगी, मत्स्य उद्योग की या मत्स्य पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर सर्वाधिक मछलियां आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा, अगला क्वेश्चन, प्रमुख मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र किसकी बात कर रहे हैं, भारत की अगर हम बात करें, भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में प्रमुख मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले समुद्र तट, ये छिछले समुद्र यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भारत का दक्षिण हिस्सा तटीय है, प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, तो वो पूरा का पूरा जो पश्चिम पूर्वी तट है, उन सभी राज्यों में मत्स्य पालन या मत्स्य व्यवसाय या मत्स्य पकड़ने का कार्य व्यवसायिक तौर पर किया जाता है तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा नदी मुख क्षेत्र, जहां पे नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हमने नदियों की चर्चा की, उनके मुहाने जो है, जो समुद्र और तट के क्षेत्रों में अपना जल डालती हैं ले जाके, तो उन क्षेत्रों में ये नदियों के मुहाने वहां पर देखने को मिलेंगे। नदियों के नाम आप याद रखिए एग्जाम्पल के तौर पर, क्यों है वो आपने पढ़ा है अभी कंडीशन। मीठे जल के स्रोत, इसके अलावा आंतरिक हिस्सों में, समुद्र तट नदियों को छोड़ दिया जाए तो आंतरिक हिस्से की बात करें, नदियों के अंदर काफी सारे बड़े मात्रा में मछलियां आपको देखने को मिलेंगी। नहर है, तालाब है, झील है, इनमें भी हम क्या देखने को मिलती हैं, मछलियां देखने को हमें मिलती हैं। जहां पे मीठा जल के सोर्स है, उनमें उपलब्ध जो जीव जंतु कीटाणु जो रहते हैं, वार्षिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग व्यवसायिक तौर पर उद्योग के रूप में इनके तालाबों का निर्माण किया जाता है और इन मत्स्य व्यवसाय का कार्य उनमें किया जाता है। तटीय क्षेत्रों के आसपास काफी सारे ऐसे राज्य हैं जिनको इसको विकास के लिए, इनके बढ़ाव के लिए उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र कौन से, मीठे जल के स्रोत जैसे तालाब, झील, नहर, नदी, इनमें भी हमें क्या देखने को मिलेगी, मछलियां काफी संख्या में देखने को मिलती हैं। आंतरिक जो क्षेत्र है किसी भी राष्ट्र में, या फिर हम भारत की बात करें आंतरिक हिस्सों में भी, मोती मत्स्य क्षेत्र ये अलग से विशेष है, जहां पे ऑयस्टर कल्चर का क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ऑयस्टर कल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य व्यवसाय से संबंधित, याद रखना ऑयस्टर कल्चर।
ऑयस्टर कल्चर का विकास जो किया जा रहा है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर। ऑयस्टर कल्चर किसके लिए? मछलियों के लिए। कौन सी मछली? मोती जिससे प्राप्त होता है, मछली का नाम ही ऑयस्टर। कौन सी प्रजाति? ऑयस्टर प्रकार की एक मछली पाई जाती है सौराष्ट्र कच्छ के तट पर। तो वहां पर इस मछली से एक विशेष प्रकार का बहुमूल्य मोती प्राप्त होता है। क्या? मोती की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे मोती मत्स्य क्षेत्र नाम घोषित किया गया है। मोतियों की प्राप्ति होती है मछली से। एक विशेष प्रकार की इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, इंजेक्शन इन्हें दिया जाता है और उस इंजेक्शन के बाद इन मछलियों के शरीर में क्या बनने प्रारंभ हो जाते हैं? मोतियों का निर्माण होता है। इसलिए इस ऑयस्टर कल्चर को जापान की विशेष तकनीक के माध्यम से इसका विकास किया जा रहा है। याद रखना, जापानी तकनीक है जिसके माध्यम से ऑयस्टर कल्चर का विकास भारत में किया जा रहा है। इस ऑयस्टर प्रकार की प्रजाति की मछली से किसकी प्राप्ति होती है? मोती की प्राप्ति होती है, मोतियों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मोती मत्स्य क्षेत्र नाम दिया गया है। तो ये भी याद रखना, ऑयस्टर कल्चर किससे संबंधित है? मछलियों से। इसके अलावा आपने नीली क्रांति नाम सुना होगा, तो नीली क्रांति भी किसका से संबंधित है? मत्स्य व्यवसाय से संबंधित है नीली क्रांति। 4 क्षेत्र हो गए। इसके अलावा शंख मत्स्य क्षेत्र। शंख मत्स्य क्षेत्र तटीय क्षेत्रों में आपको आसपास के तट के एकदम नजदीक जो गाद या दलदली जो क्षेत्र है वहां पर मछलियां हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दब के उस दलदल कीचड़ में मरी हुई मछलियां जो काफी समय बाद उनका जो है आकार, उनका शेप वो परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हो मंदिरों में शंख जो देखे हैं बजाने वाले, बजाए हैं या फिर आपने देखे जरूर होंगे शंख जो है, जिसको आप देखते हो एक तरफ वो किस तरीके से बीच में यूं मोटा सा और फिर यूं आपने जो शंख देखा है, ये शंख जो है वो किससे की बॉडी से, किसके कंकाल से निर्मित होते हैं? मछलियों के कंकाल से निर्मित होते हैं। जो तटीय इलाकों में दलदलों में फंस के मछलियां मर जाती हैं उसके बाद उनके अवशेष से क्या किनका शेप, शंख का शेप तैयार हो जाता है और वहां से ये शंख वगैरह है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी तटीय क्षेत्र अपने जो है वहां पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो शंख मत्स्य क्षेत्र भारत के प्रमुख मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र कौन से? समुद्र तट, नदी मुख, मीठे जल स्रोत, मोती मत्स्य क्षेत्र और शंख मत्स्य क्षेत्र। दैट्स क्लियर? ओके, चलें आगे। मत्स्य उद्योग के विकास के प्रयास, लगभग लास्ट क्वेश्चन अपना आज का इस टॉपिक का। बिल्कुल इजी चीजें हैं। मानसिक रूप से आप अगर सही स्वस्थ होके बैठे हैं क्लास में तो बिल्कुल आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, मत्स्य उद्योग के विकास के प्रयास, क्या प्रयास आप करोगे जिससे कोई भी उद्योग को ले लीजिए, आप सोचोगे सरकारी प्रयास हो सकते हैं, निजी प्रयास हो सकते हैं। तो ऐसे क्या किया जाए कि ताकि मत्स्य उद्योग में क्या किया जाए, उसके विकास से किया जा सके। सबसे पहले हमने लिखा कि मत्स्य क्षेत्र पोताश्रयों का निर्माण किया जाए। पोताश्रय, जहां पे ये तट क्षेत्र में आप देखोगे आपने काफी सारे पतन पड़े हैं, तो पतन बंदरगाह, तो उनको वहां पर बंदरगाहों को आसपास समुद्री क्षेत्रों पे नाव वगैरह जहाज, जो समुद्री जहाज है उनको रोकने के लिए, श्रेय मतलब सहारा, आश्रय प्रदान करना उन्हें, तो उनको रोकने की सुविधाएं विकसित की जाए कि जहाज जो है मछली पकड़ने समुद्र में काफी दूर दूर तक जाती हैं, उनको रोकने के लिए तट के इलाके पे, वो ऐसा तो है नहीं इधर से आके स्थलीय भागों में अपने घर चली जाएंगी, यहाँ पर खड़ा करने के लिए उन्हें जगह चाहिए कि समुद्र तट के आसपास। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से मछलियां पकड़ के इस तट के पास अपनी जहाजें खड़ी करते हैं और नाव वगैरह जो भी जिसका उपयोग करते हैं, और बाद में यहाँ से वो मछलियां खाली करके और आगे उपयोगी जगह या जहां पे पहुंचाना वहां पर पहुंचाते हैं अन्य व्हीकलों के माध्यम से। तो इन जहाजों को रोकने के लिए क्या चाहिए, पोताश्रय चाहिए। ऐसी सुविधा वाले क्षेत्र तट तैयार किया जाए जहां पे इनको आसानी से रोका जा सके। तो उन पोताश्रयों का क्या किया जाए, विकास किया जाए, निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तट है वो काफी कटा फटा मिलेगा आपको, ये तो है नहीं व्यवस्थित किसी ने बना के रखा हुआ है, उसका हमें अपनी तकनीक के माध्यम से ऐसी सुविधाजनक बनाना पड़ेगा ताकि वहां पे नौकाएं आसानी से रुक पाएं।
आधुनिक बड़ी नौकाएं दूर दराज तक मत्स्य व्यवसाय या उद्योग के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो उनको काफी संख्या में संग्रहित करने के लिए छोटी मोटी नावों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अत्याधुनिक बड़ी नौकाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएं, किनको, मछुआरों को, ताकि वो बड़ी संख्या में और सुविधाएं उपयुक्त उनके पास होंगी तो अच्छे से वो क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मछलियों को पकड़ने का कार्य कर पाएंगे। तीसरा, शीत भंडार व परिष्करण इकाइयां। ये तो है नहीं जितनी पकड़ के लेके आए तुरंत काम में ले ली, काफी जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे तो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो उनकी बॉडी से बू आने लगी, गंदगी। तो शीत भंडार या परिष्करण जो केंद्र हैं उनकी स्थापना की जाए ताकि उन्हें लंबे समय तक क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो आपको पता है विदेशी व्यापार करते हैं समुद्रों से, तो समुद्री जहाजों की स्पीड ये तो है नहीं 200-400 किलोमीटर प्रति आवर होती है, तो उनको उतने दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए, शीत भंडार चाहिए। तो उनकी ज्यादा से ज्यादा ऐसे रेफ्रिजरेटर जो होम है या फिर शीत भंडार शीतलक जो केंद्र है उनकी स्थापना बड़ी संख्या में की जाए ताकि उनका केंद्र या संग्रहण किया जा सके और उन्हें अच्छे से सुरक्षित रखा जा सके। दूरगामी मालगाड़ियों में शीत भंडार युक्त डिब्बे की व्यवस्था की जा रही है। अगर दक्षिण तटीय क्षेत्रों से उत्तरी हिस्से में अगर मछलियां पहुंचानी है तो मालगाड़ियों के माध्यम से, और मालगाड़ियों में भी शीतल केंद्र या शीत भंडार युक्त डिब्बे रेफ्रिजरेटर उनमें ही एडजस्ट किए गए हैं ताकि उनको सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाया जा सके जहां पहुंचाना है। तो मालगाड़ियों में भी ऐसी सुविधाएं, विशेष मालगाड़ियां तैयार की गई हैं जिसके माध्यम से उनको अन्य क्षेत्रों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके। इसको सुधारा गया। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। लोग व्यवसायिक तौर पे मत्स्य पालन कार्य अपने निजी क्षेत्रों में करते हैं, अपने निजी तौर पर भी करते हैं, तो उसके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण सेंटर गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाए हैं ताकि उनको उसकी पूर्ण जानकारी हो, किस तरीके से मत्स्य पालन किया जाए, उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाए, क्या कंडीशन होंगी, तो सारी की सारी मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां उन्हें उपलब्ध करवाई जाती हैं और उनको रोजगार अच्छे से अच्छे आय की प्राप्ति हो अपने रोजगार के माध्यम से। ऐसी जानकारियां, ऐसे प्रशिक्षण सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किए, स्थापित किए, क्या करने के लिए, मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। अनुसंधान केंद्र, अलग अलग अनुसंधान किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं मछलियों के ऊपर ताकि अच्छी से अच्छी किस्म की मछलियां तैयार हो और उनसे प्रोटीन युक्त अच्छा आहार भी मिले और उनकी संख्या या उनके मरने की जो दर है उसमें काफी कमी की जाए। तो ऐसे प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। या क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो हम इसको लिख दें, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाए, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए। ऐसे इस तरीके से लैंग्वेज होगी। अगर वहीं ये लिखा हो कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं तो हम लिख दें अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, बस इतना ही फर्क है। फिर अनुदान व्यवस्था। अनुदान मतलब जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको सरकार क्या करती है, वित्तीय सहयोग भी प्रदान करती है। सरकार क्या कर रही है, अलग से वित्तीय राशि प्रदान उन्हें कर रही है ताकि वो ये कार्य कर सकें। उनको लोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा मत्स्य उद्योग को व्यवसाय में वृद्धि के लिए किए जा रहे हैं। क्या क्या, मत्स्य क्षेत्र में पोताश्रयों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वहां पर नाविक या जो नौकाएं हैं वो आसानी से वहां पर रुक सकें, उनका आवागमन बाधित ना हो। आधुनिक बड़ी नौकाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि बड़ी संख्या में आसानी से मछलियों का क्या किया जाए, संग्रहण किया जा सके। शीत भंडारों का स्थापित किया जा रहा है ताकि उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। दूरगामी मालगाड़ियों में भी शीत भंडार स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वहां तक उसी कंडीशन में सुरक्षित और सेफ, बिल्कुल अच्छे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली मछलियों को उसी गुणवत्ता नष्ट न हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें विकास कर रहे हैं।
ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि उसमें और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उनकी वैरायटी है उसका शोध किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अनुदान व्यवस्था गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध करवा रही है ताकि कमजोर लोग भी इस तरीके के व्यवसाय में शामिल हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन में हमने पढ़ा कि हमारे दैनिक जीवन में या फिर इनका महत्व क्या है, या फिर ये ऐसी कौन सी दशाएं होंगी जहां पर हमें ये व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, अनुकूल दशाएं कौन सी होंगी, भारत में ऐसी कंडीशंस कहां पर हैं जो इस तरीके के व्यवसाय में वर्दी का उपयुक्त माध्यम हो सकता है, और फिर गवर्नमेंट ऐसा क्या उपाय कर रही है ताकि इस व्यवसाय में वृद्धि की जा सके या लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहन किया जा सके। तो आज की अपनी क्लास में इतना ही। सभी हमेशा तैयार रहें अपनी क्लास के लिए, अटेंड करते रहें डेली अपनी क्लास और तैयार करते रहें पूरा मटेरियल। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।